इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा दैनिक हिंदी वेबिनार का जिसके आप सब जानते हैं IFPH निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 8:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 825वां हिंदी सेशन है और हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर है वो है डॉक्टर आरती पोंगनोले। एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? या हाँ बराबर है। यस ओके। तो डॉक्टर आरती का मैं एक इंट्रो दूंगी। शी इज BHMS MD PG HHBM New Delhi and professor and PG guide and also head of the Department of Laboratory at Dr. J.V. Magdum Homeopathic Medical College and Hospital JSM। इनकी काफी लंबी चौड़ा वो है, काफी सारे इन्होंने एकेडमिक में कभी भी इनके अचीवमेंट्स हैं और केसेस भी प्रेजेंट किए हैं, PG गाइड भी रही हैं और को ऑथर और ऑथर भी रही हैं बुक्स की, जिनका नाम है रिपेरेरी फर्स्ट एडिशन, सिनोप्टिक पार्ट डिबॉडी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एडिशन, ऑथर ऑफ द बुक क्वेश्चन प्रेजर। तो डॉक्टर आरती इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी वेल क्वालिफाइड होम्योपैथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर डॉक्टर आरती बोलेंगी वो है रोल ऑफ रिपर्टरी इन एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज में किस तरह से रिपर्टरी हमारे काम आती है, स्पेशली जो इमरजेंसी और एक्यूट केसेस होते हैं उसमें रिपोर्टरी हमारी कैसे मदद करती है। डॉक्टर आरती उसको करार करवाती है। तो डॉक्टर आरती यू कैन स्टार्ट। नमस्कार सभी होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी को मेरा नमस्कार। आज हम एक्यूट डिसीज और होम्योपैथिक रेपर्टरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। फिर से मैं आप सभी होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आज हम सभी एक होम्योपैथिक रेपर्टरी और इसके होम्योपैथिक रेपर्टरी का जो यूटिलाइजेशन है एक्यूट डिसीज में उसके बारे में मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। रोल ऑफ होम्योपैथिक रेपर्टरी इन तीव्र डिसीजेस में या एक्यूट डिसीजेस में हम बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्यूट डिसीज जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं और इनका जो एक्यूट डिसीज का जो होम्योपैथिक रेपर्टरी का रोल जो एक्यूट डिसीज में है वो हम आज एक 7 से 8 केसेस देकर मैं आपको बताना चाहती हूँ रेपर्टरी का यूटिलाइजेशन एक्यूट डिसीज में कैसे हो सकता है। तो पहले हम एक्यूट डिसीज के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद रेपर्टरी इन जनरल यूज रेपर्टरी के बारे में हम देखेंगे और फिर लास्ट में मैं थोड़े एक्यूट डिसीज के केसेस रेपर्टरी के हेल्प से कैसे मैंने सॉल्व किया है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी को पता है कि एक्यूट डिसीज is a state where a disharmonious functioning of the vital force and it is manifested with loss of sense of well-being. Generally मैं थोड़ा हिंदी में दिक्कत आई तो जस्ट आई विल बी यूटिलाइजिंग द इंग्लिश वर्ड्स। तो जो प्रोसेस है एक्यूट डिसीज स्टेट, इट्स ओके ना, जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज बोथ टाइप्स के हमें केसेस आते हैं। तो जब एक्यूट या क्रॉनिक केस आता है तो पहले डिसहार्मोनी होती है स्टेट ऑफ हेल्थ में, और वो स्टेट ऑफ हेल्थ में जब डिसहार्मोनी होती है तो ऑर्गेनिज्म जनरली इट इज ट्राइंग टू सेल्फ लिमिटेड इटसेल्फ बाय इट्स ओन रिएक्शन। तो एक्यूट डिसीज में ये होता है कि हम एंटीबायोटिक या एलोपैथिक मेडिसिन लेने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम ले तो इतना बहुत ही असर उसका पड़ सकता है, और इसके लिए हमें रेपर्टरी कैसे यूटिलाइजेशन हो सकती है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि एक्यूट इलनेस में जनरली बॉडी अपना और ये जो शरीर है वो क्या करता है, तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उनको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, और जो लोअर स्केल के जो फिजिकल प्लेन में है वो रिएक्शंस देते हैं। तो हम सभी को पता है कि हैनीमैन हैज डिफाइंड acute disease as the disease to which the man is liable or either which is a rapid morbid process of abnormally deranged vital force। वो जो acute diseases है वो रैपिड होता है
या हम देख सकते हैं कि क्रोनिक डिसीज में वो रैपिड नहीं होता, वो धीमी गति से आता है, whereas in acute disease it is in a rapid process, and generally it has a tendency to finish its course more or less quickly with always in a moderate time. So either वो acute disease वो डेथ की ओर जाता है या फिर रिकवरी की ओर जाता है। ये सभी प्रैक्टिशनर्स हम जानते हैं एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज की बारे में। बहुत सारे जो स्टॉलवर्ड्स है जैसे कि विलियम बोरिक है या फैरिंगटन है या बिडवेल है, सभी लोगों ने एक्यूट डिसीज के बारे में बहुत कुछ कहा है और सभी ने ऐसा कहा है जो भी होम्योपैथ है वो एक्यूट डिसीज अगर गुड एक्यूट डिसीज अगर रेपर्टरी की मदद से हम acute disease treat करते हैं, so that will be the most advantageous for each and every homeopathic physician. So acute diseases are more challenging to each and every homeopath क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन हमें बहुत ही एक्यूरेट की तरफ से एक्यूरेट देना चाहिए, और अदरवाइज वो डेथ की ओर भी हमें ये समस्या पड़ सकती है या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस कहते हैं कि क्रॉनिक डिसीज में ही हमें रिपीट यूज करना है, ऐसा बल्कि ऐसा नहीं है। एक्यूट डिसीज में भी हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पाइन कम से कम वक्त में भी रेपर्टरी का यूटिलाइजेशन करके हम एक्यूरेट रूब्रिक सर्च करके हमें प्रिस्क्रिप्शन की ओर, राइट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की ओर हम जा सकते हैं। तो though it is more challenging, we can treat the medicines, we can prescribe the medicines with the aid of repertory. सो लिटरेचर्स में बहुत सारे मास्टर्स एक्यूट डिसीज ने ट्रीट किया है, जैसे कि कोलरा हो, निमोनिया हो, टाइफाइड हो। सो बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट किया है और उन्होंने अपना नाम भी कमाया है और होम्योपैथी का भी नाम कमाया है। सो एक्यूट डिसीजेस दे आर प्रेजेंटेड वेल इन आवर रेपर्टरीज। बहुत सारे रूब्रिक्स है एक्यूट डिसीज के बारे में, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट ओटिटिस मीडिया, लाइक कोलरा, टाइफाइड फीवर, इवन पैथोलॉजिकल फीवर्स, दे आर ऑल्सो बहुत सारे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है बोगर बोनिगोसेंस कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी में। छोटे छोटे रीजनल रेपर्टरीज है, छोटे छोटे जो व्हाट यू कैन से क्लिनिकल रेपर्टरीज है, वो छोटे डिसीज लेके बहुत सारे रूब्रिक्स उस डिसीज में जो भी रूब्रिक्स मिलते हैं वो भी रेपर्टरीज में अवेलेबल है। सो जनरली अगर देखे जाए तो मॉडर्न रेपर्टरीज है, वो उन मॉडर्न रेपर्टरीज में और कंप्यूटर रेपर्टरीज में एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक डिसीज भी हम ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि हम बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियन सिर्फ क्रोनिक डिसीज ही ट्रीट करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक्यूट डिसीज भी बहुत अच्छी तरह से हम रेपर्टरी के यूटिलाइजेशन से कर सकते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 72 में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन गिवन बाय हैनीमैन, दे हैव सेड दैट एक्यूट डिसीज हैज गॉट अ प्रोड्रोमल पीरियड। शुरुआत उसकी धीमी गति से होते 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 वो प्रोग्रेस की ओर जाते हैं, डिक्लाइन की ओर, और दिस डिक्लाइन जो है वो अगर ट्रीट किया जाए तो क्योर हो सकता है, अगर ना ट्रीट किया तो ऑब्वियसली डेथ की ओर जा सकते हैं। दे लीड द एक्यूट डिसीज वी हैव टू ट्रीट वेरी नाइसली or very accurately, otherwise the patient may land to the death condition also. जनरली एक्यूट डिसीज के बारे में हम देखा जाए तो एक्साइटिंग कॉज बहुत सारे होते हैं और वो एक्साइटिंग कॉज की वजह से एक्यूट डिसीज और एक्यूट बीमारियां जो है वो आती हैं। सो एक्यूट एफेक्शंस जनरली हम देखा जाए तो उसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दो टाइप के हैं। एक्यूट ट्रू एक्यूट डिसीजेस जनरली वी से एक्यूट मायाजम्स, सो मीजल्स है, स्कारलेट फीवर है, वूपिंग कफ है जो हमारे जीवन में एक बार आता है। तो वैसे जो डिसीज है वो एक्यूट माइजेम की वजह से वो एक्यूट तीव्र लक्षण है देख के, और उसके एक्यूट माइजेम ऐसा उन्होंने डेफिनेशन में दिया है हैनीमैन ने। वेर एज देर आर अदर डिसीजेस दोज आर लाइक मिमिकिंग सिकनेस, लाइक अगर हम देखा जाए एक्साइटिंग कॉजेज, जो हम डैम्प वेदर में अगर किसी पेशेंट बहुत ज्यादा देर तक रहता है तो अस्थमा जैसे बीमारियां का उनको सामना करना पड़ता है, तो वो जो एक्साइटिंग कॉजेस है तो उनकी वजह से भी एक्यूट डिसीज होता है। और उस कॉज जैसे रूब्रिक्स भी, कॉजेटिव और एलिमेंट्स फ्रॉम जैसे रूब्रिक्स भी हमें रेपर्टरीज में पाए जाते हैं। और अगर ये एक्सटर्नल कॉज पेशेंट में पाए जाए और वो करेक्ट तरह से हम रेपर्टरी में हमें दिखाई पड़ा तो उसके सामने जो भी रेमेडीज है उसकी ओर से हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं।
So one of our greatest clinician, Dr. E.A. Farrington, says that the treatment of the colds is the severe test of the skill of a physician. If you can successfully treat them, you must be understood homeopathy well. So just या छोटे छोटे बीमारियां जो है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, अगर वो सर्दी जुकाम भी हम एक्यूट रेमेडी से हम ट्रीट किए तो भी होम्योपैथिक फिजिशियन सक्सेस में है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है एक्यूट डिसीज ट्रीटमेंट करने के लिए. सो पैथोलॉजिकल चेंजेस जो एक्यूट डिसीज में है वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी नेचर के रहते हैं और रिवर्सेबल इन कैरेक्टर में भी रहते हैं. तो जनरली इट कैन ऑल्सो बी अ रिकवर्ड. सो दिस एक्यूट डिसीज कैन बी ऑल्सो रिकवर्ड. एंड जनरली जो लो स्केल के लाइफ में acute diseases are the disorders which are located in the lower scale of life, and we should concentrate, that's why, on the more particular symptom. जो एज मैंने पहली बार ही कहा है, एक्यूट जनरली हमारी बॉडी क्या करती है, लोअर स्केल जो लोअर स्केल ऑर्गन्स रहते हैं, तो वो वाइटल ऑर्गन्स को ना ज्यादा बल्कि डिसीज न हो पाए, इसलिए लोअर स्केल ऑफ ऑर्गन्स को ट्रीटमेंट बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं. So many seemingly acute conditions are not true diseases but mere the indisposition which disappears themselves. अगर हम डैम्प वेदर है या कुछ बाहर का खाया हुआ है, ऐसे कुछ हाइजीनिक बैड हाइजीन है, तो ऐसे कुछ कॉजेस हमें दिखाई पड़े और अगर वो हम ट्रीट करें तो जनरली एक्यूट डिसीज हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन केसेस के. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट डिसीज हम देखा जाए तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन रहते हैं. वो इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज जहाँ में एक्साइटिंग फैक्टर्स रहते हैं, और लाइक वी हैव द इनसफिशिएंट सप्लाई फूड, सीवियर फिजिकल इंप्रेशंस, ओवर ईटिंग, ओवर स्ट्रेन, ओवर फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन, ऐसे जैसे बीमारियां रहती है जो एक्यूट एक्साइटिंग कॉज की वजह से आती है, तो उसको उनको हम एक्यूट इंडिविजुअल डिसीज कहते हैं. बल्कि स्पोराडिक डिसीज में हमें ज्यादातर लोग एक ही साथ में बीमार पाए जाते हैं, और वो एक्साइटिंग फैक्टर्स यहाँ पे जनरली टेलोरिक और मेटोरिक होते हैं. एपिडेमिक डिसीजेस हम कोविड में हमने देखा है, वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, जो ज्यादा नंबर ऑफ द पर्सन्स दे हैव बीन अफेक्टेड, एंड द कॉज इज जनरली द सेम कॉज. And generally these epidemic diseases, they may land to the pandemic diseases also. We have seen in the COVID like situations also. So generally if we say acute case taking, अगर हम देखा जाए तो for example number 99 में हनीमैन ने कहा है, all the phenomena and the deviation from the state of health that has been recently lost are still in memory of the patient. हमें केस टेकिंग एक्यूट डिसीज में लेने में बहुत ही सारे दिक्कत आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, लेकिन ऐसा ना, ये झूठ, ये मैं बोलती हूँ इतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि जो एक्यूट डिसीजेस है वो पेशेंट के मेमोरी में बहुत एक्यूरेट से रहता है, इसलिए दे कैन नैरेट द सिम्टम्स, एक्यूट सिम्टम्स वेरी वेल, सो वी कैन गेट द एक्यूट टोटलिटी वेरी नाइसली. सो प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो एक्यूट डिसीज में रहता है, वो हमें एक्यूट डिसीज में टोटलिटी जनरली हमें लोकेशन, सेंसेशंस, मोडालिटीज एंड कंकॉमिटेंट्स, ये जो 4 पिलर्स है बोनी हुसैन ने कहा है, वो टोटलिटी हमें देखना चाहिए जनरली एक्यूट डिसीज में. बस पहला टेक मैसेज है कि एक्यूट टोटलिटी में ये 4 जो पॉइंट्स है, लोकेशन यानी कि बीमारी कहाँ पे हुई है, किस लोकेशन पे हुई है, किस ऑर्गन में हुआ है, किस टिश्यू में वो सिम्टम्स पाए जाए, वो सब ही हमें ध्यान देना चाहिए. सेंसेशंस जैसे कि हम बोलते हैं वो बर्निंग सेंसेशन है या टिंगलिंग सेंसेशंस है या नमनेस है या स्काल्डिंग सेंसेशन है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, पल्सेटिंग सेंसेशंस है, वो सब फाइनर सेंसेशंस है. वो जो सेंसेशंस है हमें एक्यूट डिसीज में भी देखना चाहिए. मोडालिटीज जनरली हम देखते हैं कौन से चीज में हमारे वो सिम्टम्स ज्यादा तकलीफें देते हैं या कम हो पाए जाते हैं. सो मोडालिटीज भी हमें देखना चाहिए, और जो सिम्टम्स इस चीफ कंप्लेंट्स के साथ जो आते हैं वो सिम्टम्स रहते हैं कंकॉमिटेंट. वो ये 4 लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट हमें एक्यूट डिसीज में देखना ही चाहिए, और यही टोटालिटी एक्यूट डिसीज में ही हमें फॉर्म करनी है. बल्कि मेंटल सिम्टम्स
पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मेंटल सिम्टम्स है और दिखाई जा रहा है तो यू हैव टू टेक। जनरली कंकॉमिटेंट में फिजिकल मेंटल एलिमेंट्स कंकॉमिटेंट रहते हैं तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिजिकल सिम्टम्स भी कंकॉमिटेंट्स हो सकते हैं तो उसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहले ये है कि टोटालिटी में हमें लोकेशंस देखना है, सेंसेशंस देखना है, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट्स देखना है। हिस्ट्री टेकिंग में हमें अगर हम देख सकते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है। बिकॉज जो कॉजेस है वो एक्साइटिंग कॉज भी होता है, एक्यूट माइजम्स भी हो सकते हैं। तो जो भी रिसेंट डेविएशंस है पेशेंट के अंदर वो हमें इलिसिट करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्यूट डिसीज में पेशेंट के सिम्टम्स है वो इमीडिएट ही पेशेंट के अंदर है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पेशेंट के मेमोरी में भी वो अच्छी तरह से रहता है, तो सिम्टम्स या टोटालिटी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक डिसीजेस। सो बट ऐसा नहीं है कि लोकेशन, सेंसेशंस और मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट ही देखना चाहिए। इसके साथ भी जनरल लेवल रिएक्शंस जो है ऑन द फिजिकल प्लेन और मेंटल प्लेन, या एपेटाइट या हो, या थर्स्ट हो, या थर्मल रिएक्शन हो, या रेस्पिरेशन हो, तो मेंटल प्लेन एज वेल एज फिजिकल प्लेन में जो भी प्रॉब्लम्स एक्यूट डिसीज में रहते हैं उन्हें भी हमें साथ लेके मेडिसिन फाइंड आउट करना चाहिए। तो एक्यूट टोटालिटी में जनरली हमें दो कंपोनेंट ध्यान में रहने चाहिए। फर्स्ट वन इज अ सेक्टर टोटालिटी और सेकंड वन इज अ फिक्स्ड जनरल टोटालिटी। सेक्टर टोटालिटी में मैंने बताया कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज ऑफ कंकॉमिटेंट। लोकेशन यानी पर्टिकुलर कहाँ पे बीमारियां है, वो टिश्यू लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन लेवल में भी हो सकता है, या पार्ट लेवल में भी हो सकता है, और रीजनल लेवल में हो सकता है। तो सो प्रॉपर अगर बीमारियां, अगर आपको एनाटॉमी हो या कौन सा भी प्रॉपर लोकेशन उस पेशेंट में हमें मिला है तो उसे हमें ध्यान लेके वो हमें रूब्रिक हमें रेपर्टरी में सर्च करना है। तो फर्स्ट है लोकेशन, दूसरा है सेंसेशंस, तीसरा है मोडालिटीज। किन किन वजह से, कारणों से बीमारियां ज्यादा होती है या कम होती है, वो सभी ध्यान लेके वो हमारे हिस्ट्री टेकिंग में आना ही चाहिए। और साथ में एसेसरी सिम्टम्स, या हम बोलते हैं एसोसिएटेड सिम्टम, जो है कंकॉमिटेंट सिम्टम, जो बोनी हुसैन ने पहली दफा अपने रेपर्टरी थेरापेटिक पॉकेट में बताया है और उसकी वजह से हमें उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो वो कंकॉमिटेंट सिम्टम्स भी हमें ध्यान में देना चाहिए एक्यूट टोटालिटी में। तो एक्यूट टोटालिटी में ये चार जो सेक्शंस है और सेक्टर्स है उसे कहते हैं सेक्टर टोटालिटी। फिक्स जनरल टोटालिटी में हमें जो मैंने पहले बताया है वो फिजिकल प्लेन या मेंटल प्लेन में जो भी चेंजेस हमें पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं वो हमें लेना चाहिए। सो फिक्स जनरल टोटालिटी में फिजिकल प्लेन में हमें एपेटाइट देखना चाहिए, पेशेंट की भूख ज्यादा बढ़ी है या कम है, या उसकी प्यास कम ज्यादा हुई है, सोने में कोई प्रॉब्लम है एक्यूट डिसीज के एसोसिएटेड मीन्स, अगर हमें पेशेंट को फीवर है या जुकाम है या सर्दी जुकाम है तो उसकी वजह से पेशेंट की स्लीप या नींद अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वो जो सिम्टम है फिजिकल प्लेन का भी हमें टोटालिटी में ध्यान देना चाहिए। या बुखार में उसकी प्यास ज्यादा बड़ी हुई है, या हर बार वो पानी कम पानी लगता है छोटे छोटे टाइम में, तो वो भी हमें ध्यान में चाहिए। तो थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप, या थर्मल चिली या कोल्ड, पेशेंट चिली है या कोल्ड है तो बॉवेल में मूवमेंट्स उसके कैसे है, वो सभी हमें ध्यान देकर तो एक्यूट में भी हमें ध्यान देना चाहिए या टोटालिटी में इंक्लूड करना चाहिए। तो मेंटल प्लेन में जो है वो जनरली मेंटल प्लेन है जो एक्यूट में जो चेंजेस है वो हमें देखना है। सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उस वो जनरली उसका कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखा जाए तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन एक्यूट डिसीज में अगर वो रेस्टलेस है, बहुत ही चिड़चिड़ापन उसके में अंदर है, तो वो उसका पहले वाला टोटालिटी ना लेके बल्कि जो अभी एक्यूट डिसीज में उसकी मेंटल स्टेट कौन सी है वो देख के वो मेंटल स्टेट हमें फिक्स्ड जनरल टोटालिटी में लेना चाहिए। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि हमें एक्यूट टोटालिटी में उसका स्वभाव पहले से जो है वो न लेके पहले उसका जो एक्यूट में उसका जो क्या कुछ भी चेंजेस है वो देना चाहिए। तो ये सेक्टर टोटालिटी और फिक्स टोटालिटी दोनों भी चाहिए हमें
एक्यूट टोटलिटी फॉर्मेशन में। तो पहले मैंने कहा है एलिमेंट्स फ्रॉम, या हम कहते हैं कॉजेशंस, वो कॉजेशंस में भी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस रहता है। तो और एक एक्यूट कंप्लेंट्स में समस्या रहती है वो बुखार। जो बुखार के पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत सारे होते हैं, निमोनिया केसेस में होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में बुखार भी हो सकता है, सर्दी जुकाम में हो सकता है, या ओवर हीटिंग में भी हो सकता है। बुखार आए तो पेशेंट्स फिजिशियंस जनरली वो such type of cases they are generally not taking the physicians, they really fear of taking fever cases। लेकिन फीवर केसेस भी हम अच्छी तरह से हम रेपर्टरी के यूटिलाइजेशन करके हम उसको फीवर भी हम पेशेंट से निकाल सकते हैं, या हम ठीक कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉज यहाँ पे भी सेम है, हमें सेक्टर टोटालिटी भी लेनी चाहिए, फिक्स टोटालिटी भी लेनी चाहिए, लेकिन स्टेजेस ऑफ फीवर है, फीवर में स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल, हीट एंड स्वेट। वो चिल, हीट एंड स्वेट्स, या हेलो हेलो, वेदर आई एम ऑडिबल? Yes, yes, audible, ma'am. हाँ, Audible. तो चिल स्टेज जो है वो हमें ध्यान में देना चाहिए। मैम हीट स्लाइड स्टेज, नहीं पड़ रहा है। हेलो, मैम स्लाइड नो मूव। ओके ओके, Slide अभी move कर लीजिए ma'am. मूव कर रहा है? Actually वो नेटवर्क प्रॉब्लम है. अभी नहीं होगा। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं मैम, दिखाई तो दे रहा है, आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है. ओके, अभी मैम दिखा रही है? यस मैम, यस मैम। ओके, तो फीवर बुखार में हमें जनरली अब कॉज दिख को रहा है. ढूंढना है। मैं छोटे स्लाइड्स कर देती हूँ जिसकी वजह से हम आपको दिखाई सकता है या चेंजेस दिखाई पड़ता है। फीवर टोटलिटी में हमें कॉज देखना चाहिए, या फिर एग्रेवेशंस, एमुलरेशंस भी देखना चाहिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीवर एंड द कंकॉमिटेंट्स। सो कंकॉमिटेंट्स कोई भी हो सकते हैं अकम्पनिंग सिम्टम फीवर में, जैसे कि चिल्स, अपार्ट फ्रॉम चिल, हीट एंड स्वेट, कंकॉमिटेंट्स भूख कम होना, ज्यादा होना, या पसीना ज्यादा छूटना, कम होना, ये चिड़चिड़ापन होना, ये सब हमें कंकॉमिटेंट्स में ध्यान देना चाहिए। तो फीवर में भी, एक्यूट केसेस में फीवर का ट्रीटमेंट हम रेपर्टरी के यूज से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग जो फॉर्मेशन ऑफ टोटालिटी इन एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज, बहुत सारे जीर्ण जो बीमारियां हैं उसमें भी एक्यूट एक्साजर्बेशन होते हैं, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा तो क्रॉनिक डिसीज है, लेकिन एक्यूट एक्साजर्बेशन of asthma can be also occurred. So very often we come across to the patients of chronic ill health coming down with some acute trouble. So it is quite essential that homeopathic physicians makes a clear distinction between the symptomatology of chronic ill health. The acute illness will have to be treated on the basis of acute symptomatology, while as chronic symptomatology will come in handy when selecting the deep acting constitutional remedy after the acute trouble has subsided. यहाँ पे जो भी जीर्ण या क्रॉनिक डिसीजेस है, उस क्रॉनिक डिसीज का हम एक्यूट एक्सासर्बेशन भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर सोरियासिस पेशेंट है, उसको बहुत साल से सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत साल से है, लेकिन अभी उसकी कंप्लेंट एक्यूट ज्यादा हो रही है, तो वो एक्यूट डिसीज को हम एक्यूट रेमेडी से ट्रीट करने के बाद क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल बाद में रेमेडी दे भी सकते हैं। तो एक्यूट में एक्यूट टोटालिटी ही यूटिलाइजेशन करना है, और जब हम क्रॉनिक डिसीज देखते हैं तब हमें क्रॉनिक टोटालिटी ही देखनी चाहिए। सो एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग में हमने बताया कि क्लासिफिकेशन में मैंने बोला इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज रहता है, स्पोरेडिक एक्यूट डिसीज रहता है, इपिडेमिक एक्यूट डिसीज रहता है। तो इपिडेमिक एक्यूट डिसीज में हम जीनस इपिडेमिकस निकाल के हम मेडिसिन देते हैं। जीनस इपिडेमिकस हमने देखा है आर्सेनिकल कोविड की टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम दे के कंजंक्टिविटिस भी हमने कम किए हैं। तो जीनस एपिडेमिकस डिपेंड्स अपॉन द situation as per the
epidemic, एक मिनट ना. So genus epidemicus can be as a curative, can be also utilized as a curative as well as prophylactic. So many a times homeopathic medicines has gained the name and fame with this genus epidemicus. बहुत सारे बीमारियों को हम acute as well as chronic में हम जीनस एपिडेमिकस दे के हम ट्रीट कर सकते हैं. जनरली जीनस एपिडेमिकस हम एक्यूट डिसीज में ही देते हैं, लेकिन प्रोफिलैक्टिक हमें अगर देना है तो हम प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन भी एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन दे के हम कम कर सकते हैं. सो एक्यूट exacerbation of chronic disease, acute prescription based on presenting totality indicated of constitutional remedy at the end of acute phase which prevents the relapses. अगर एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ रही है, एक्यूट रेमेडी न आते हुए क्रॉनिक मेडिसिन आ रही है, मतलब इसका मतलब है बहुत सारे डीपर लेवल में हमारे डिसीज हो रहा है. तो जनरली एक्यूट कंडीशन में एक्यूट रेमेडी आने चाहिए. अगर वो क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आ रही है तो यू हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स इन दोस acute exacerbation of chronic diseases. तो पहले हम acute disease acute remedy से ट्रीट करके जल्दी से जल्दी शिफ्ट करके chronic constitutional हमें देना चाहिए. So remedy chosen should be based on location, sensation and modalities and concomitant. We can consider objective symptoms, pathological type, location, etc. as an eliminating symptom. The remedy chosen should be more superficial so that it will not disturb the chronic condition and will calm the patient. So generally, on rare occasions, in acute cases, physician has to follow the following path, like no source, organ remedies, pathological prescribing, alterations of remedies. acute बीमारियां छोड़ के भी हमें टॉक्सिसिटी पेशेंट में कुछ है क्या ये भी देखना जरूर है. जैसे टॉक्सिसिटी केमिकल्स हो, हेरिडिटरी हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, बैक्टीरिया वायरसेस हो, वो सभी रिलेटेड टॉक्सिसिटी रिलेटेड हमें मॉडर्न रेपर्टरीज में रूब्रिक्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव मॉडर्न रेपर्टरी लाइक मर्फीज रेपर्टरी या इन केंट्स रेपर्टरी में जनरलिटी सेक्शन में भी ये बहुत सारे रूब्रिक्स दिए गए हैं. टॉक्सिसिटी लेड पॉइजनिंग करके बहुत सारे टॉक्सिसिटी रिलेटेड रूब्रिक्स हम देख सकते हैं. तो now we will go for the purpose of repertory. So generally acute बीमारियों के बारे में थोड़ा मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है. जनरली मेरी थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, so I am generally utilizing my English language in between. So purpose of repertory हमें पता है कि repertory clinical practice में बहुत अच्छी तरह से टूल की तरह से हमें यूटिलाइजेशन करता है. While classical case taking and Mathematical study remain essential, repertorization enhances the precision in prescribing, particularly in acute as well as chronic. तो हमने use of repertories हमने if we go for the classification, we see that this we have the repertories in relation to the anatomical schema, alphabetical schema. Clinical repertories भी बहुत सारे हैं. फाटक्स repertory है, मर्फीज repertory है. Then we have also a good number of repertories in relation to the mental symptoms also. We have many more softwares like Radar है, Homepath है, Kara है. So those softwares में भी बहुत सारे complete repertory, synthetic synthesis repertories मिल सकते हैं. उसमें acute as well as chronic disease के बारे में हमें rubrics मिल सकते हैं. तो रेपर्टरी के बारे में हमने देखा है कि इट्स वेरी स्कोप ऑफ रेपर्टरी अगर देखा जाए, इट इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द सिमिलिमम. जो करेक्ट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो जरूरी है सिमिलिमम होम्योपैथिक रेमेडी, वो हम रेपर्टरी के थ्रू से हम पा सकते हैं. सो एज ए रेफरेंस बुक हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. देन मट्रामेडिका का स्टडी भी हम रेपर्टरी के हेल्प से कर सकते हैं. Also, it modifies the case receiving procedures. It promotes the discovery of remedy, which we have not thought. Generally, बहुत सारे हमारे favorite remedies रहते हैं, लेकिन वो favorite remedies हाँ बाबा कि suppose headache मतलब बेलाडोना ही हमारे दिमाग में आता है, ब्रायनिया आता है. लेकिन apart from those commonly used remedies, अगर हम रेपर्टरी रेफर करें तो हमें unusual, unexpected remedies भी हम रेपर्टरी में पा सकते हैं. So remedy relationship and auxiliary remedies can also be seen. Then we can prove the
this superiority of homeopathy with the help of this repertory. The scientific aspect of the homeopathy is also been shown to the world with the help of the repertory, and through proper repertorization in acute as well as in chronic diseases. And if we do the repertorization, and then we can, so on the basis of evidence based method, we can say that yes, we have selected the repertory on the basis of repertory and just not on the basis of our memory. So required for all scientific researchers, so repertorization is very essential. It makes the physicians free from all the prejudices and bias, greater accuracy, and very time saving. Repertory is helpful for prescribing based upon the grand totality like location, sensation, modalities, and concomitant. So generally we have all learned this in our homeopathic education, like in this under the subject repertory. So now coming to the cases, so अभी हम cases की ओर जा सकते हैं. Just I have highlighted कि acute diseases क्या है और उनका classification. Till now we have seen that there are 3 types of the acute diseases, that is acute individual, sporadic, and epidemic. And we have seen the scope of repertory. It is helps as a reference book, and it's also increases the greater accuracy and also time saving procedures. So now we will highlight on the cases. So the first case we will see about a case of 73 years old patient presented with the complaints of redness of the eyes and pain around the eyes followed by drooping of eyelid. तो जो eyelid से रहता है उसका टोसिस था. तो the patient was of chronic diabetes, and जब हमने टोटालिटी निकाली तो वहाँ पे ये जो रुब्रिक्स है वो मैंने देखा है, वो अफेक्टेशन था, थोड़ा सा प्रिटेंशन था इस पेशेंट में. सो I have taken the rubric affectation, desire for things था, hurriedness था, weakness था, constipation था, and only 4 pills BID was given. And the patient was also, along with that, the patient was also advised to have the healthy diet, regular physical activity and exercise. Dietary counseling was also given. तो एक्यूट डिसीज में ये बहुत सारी वो जो जानकारी पेशेंट को देनी चाहिए. कुछ खाने की चीज, कुछ लेना नहीं चाहिए, क्या लेना है क्या लेना नहीं चाहिए, वो भी हमें पेशेंट को एडवाइस करना है. तो इट इज नॉट कि जस्ट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और पेशेंट इज ऑन टेकिंग द पेशेंट इज ऑन अ शुगर हाई शुगर में. So that has also to be avoided. So मैंने एल्यूमिना दे दिया. तो एल्यूमिना जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस पेशेंट में वर्क किया. तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा वो मिड ऑफ द इम्प्रूवमेंट, ये जो पिक्चर है वो आईलिड्स ओपन हो रहा है. तो जुलाई 24 में फिर से सल्फर 200 कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी थी वो हमने दे दिया स्टैट डोज. वो क्यों दी थी? क्योंकि बर्निंग palms and soles उसको symptoms आ रहा था. So patient recovered very well with 3 months. Along with that, also under the control. So this mononeuropathy, which is one of the complication of diabetes mellitus, it was being treated very well with the alumina remedy as well as the chronic constitutional remedy, that is sulfur. तो acute बीमारियां जो acute exacerbation in chronic diseases होते हैं, तो वो how we can treat a chronic case, how we can treat acute case where the chronic complaints are there for since long time. तो यहाँ पे mastery of case taking and repertorization is essential for successful application of the concept individualization. General characteristic concomitants pointing to the deep acting constitutional remedy are best seen at the acute illness managed successfully with acute remedy. कहाँ पे कहा है कि हमें होम्योपैथिक लिटरेचर में दिया गया है कि अगर डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर हमें दिखाई पड़े तो वी हैव it has been treated successfully. So here in the same case, after the alumina was given, the burning soles and palms, on that basis the concomitant symptom वो देख के सल्फर हमने
मैंने दे दिया था. So that proves that general characteristic concomitant pointing to the deep constitutional remedy are best seen at acute illness. So acute illness में after repetization alumina मिल गया, उसके बाद में sulfur आई. So generally in acute disease first the acute remedy comes and later on it may go for chronic constitutional anatomy हो, surgery हो, psychology हो, all those subjects knowledge is also important if you want to utilize this tool properly. So repertory ऐसा नहीं है कि we are very well versed with the repertory, but we are lacking in the knowledge of anatomy and anatomy and psychology. So both these subjects are very important as far as if you want to utilize this repertory very accurately. So this second case was of a migraine. यहाँ पे 45 years old female patient. She came with a complaint of headache. So and backache. So generally, how this repertory helps to select the remedy between the two seemingly similar remedies. यहाँ पे जब मैंने case history ली इस female patient की, तब I was having dilemma और कि स्टेफिग्रिया दे दूं या पल्सेटिला दे दूं. Both the remedies they were coming. I was एट द एंड तक मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं स्टेफिसेग्रिया दे दूं या पल्सेटिला दे दूं. लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि और कुछ रह गया है क्या, हम आपको कुछ पता ना है क्या, तब वो पेशेंट जाके उसने रिवील किया कि वो 45 इयर्स की थी, उसका लड़का अब 10th पास होके 11th में गया था. तो वो लेडी क्या करी अपने लड़के को कि थोड़ा बाहर रुकने के लिए, और देन आई गॉट कि वो उसको कुछ कहना है. तो मैंने बोल दिया कि आप कह सकते हो कि आप कुछ जो भी सिम्टम है यू कैन शेयर विद मी. तो रेपो बहुत ही अच्छा अगर आपके पेशेंट से हो तो जनरली द rubrics also are very nicely been elicited or they can be gleaned from the patient. So here the patient revealed that doctor, I am having milk from my breast at age also, and which bothers me a lot. Then I not उस टाइम में मुझे केन्स रेपर्टरी में अंडर सेक्शन चेस्ट अंडर रूब्रिक मिल्क में इन सब रूब्रिक नॉन प्रेग्नेंट वुमन पल्सेटिला ये रेमेडी एक अकेली सिंगल रेमेडी मिल गई. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि बाबा इस पेशेंट को स्ट्रेफिसेग्रिया नहीं पल्सेटिला देना चाहिए. तो इसकी ऐसे ही केसेस हम रिसॉल्व कर सकते हैं रेपर्टरी के हेल्प से. जब दो रेमेडीज हो जो हमें डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है कि बाबा ये रेमेडी देना चाहिए या वो रेमेडी देना चाहिए, तो उस टाइम रेपर्टरी हमें यूटिलाइजेशन में हम ला सकते हैं. तो इस केस में उसका माइग्रेन भी ठीक हो गया और वो जो मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट था वो भी ठीक हो गया. तो दिस वाज द सेकंड केस. Then there was also a case of dysmenorrhea. A patient presented with the pain in abdomen during menses. Menses last for longer time. Concomitant symptoms मैंने बताया कि लोकेशन सेक्टर टोटलिटी में लोकेशन भी लेना है, सेंसेशन भी लेना है, मोडालिटीज भी लेना है, और कंकॉमिटेंट एक्यूट डिसीज में कंकॉमिटेंट हमें देखना ही चाहिए. अगर मिल नहीं पा रहा है तो पीछे छोड़ो, लेकिन अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू इलिसिट फ्रॉम द ड्यूरिंग along with the chief complaints. If we ask if there is a proper case taking interrogation, generally in acute complaints concomitants मिल सकते हैं. तो yeah, in this case the acidity and constipation was even though there was पेन इन एब्डोमेन, मेंस्ट्रुअल डिस्मेनोरिया था, लेकिन फिर भी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये कंकॉमिटेंट देख के मैंने इस केस में मैंने नक्सोमिका दे दिया. दिस केस वाज रेफर्ड एंड रेपर्टाइज्ड फ्रॉम पाठक's रेपर्टरी एंड नक्सोमिका TID helped this case very nicely. Then a case of hemorrhoids with obesity. So generally being a repertory teacher for since 25 years I've been teaching, so I've been little bit well versed with all kinds of repertories. So while teaching the NERS repertory, and at the same time I have been with OPD. A case came with in a OPD जहाँ पे patient बहुत ही obese था, breathless था. Obese मतलब hugely she was obese, and at the same time she was having the complaints of hemorrhoids and breathlessness. Actually she came for the complaints of hemorrhoids.
along with that she had a complaint of breathlessness. So here मैंने बहुत सारी रेमेडीज जो भी हेमोराइड्स के रहते हैं वो सभी रेमेडीज मैंने दे दिए। रेटे ने दिया, नक्सोमिका दे दिया, सभी मर्कसॉल दे दिया, ब्लीडिंग था इसलिए, लेकिन कोई भी रेमेडी इस पेशेंट को हेल्प न कर पाई। तो तब मैंने नेर्स रेपर्टरी में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तब I came to the rubric while just going through with the pages. I came with the rubric under the chapter stages of life and constitution, size large, obesity. Her complaints of hemorrhoids were relieved and there was only one single remedy, that was capsicum. And मैंने उसको कैप्सिकम कभी नहीं दिया था, पहली बार ही उसको कैप्सिकम दे दिया और उस कैप्सिकम की वजह से उसका हेमोराइड्स एज वेल एज ब्रेथलेसनेस कम हो गया। तो इवन it's not कि बाबा we have to stick with only one repertory. No repertory is complete. Each and every repertory has its own scope and limitation. तो इस पेशेंट में नेर्स रेपर्टरी मुझे हेल्प किया, बल्कि बाकी के रेपर्टरीज में वो रुब्रिक्स नहीं पाए थे, लेकिन आई फाउंड दैट रुब्रिक इन नेर्स रेपर्टरी एंड द ओनली सिंगल रेमेडी it was seen was the capsicum. So another patient came with a 65-year-old female with no significant medical history, presented with the complaints of knee injury due to fall, pain, swelling, उसको बहुत सूजन थी, inability to move her right knee due to pain, swelling था, pains था, stitching, tearing pains था, characteristic of pains was aggravation by motion था and at night था. So one more mental symptoms which I found here was ask for nothing. जो भी वो जो बोल रही थी मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी का हेल्प नहीं लेती and I'm okay with myself. तो mind ask for nothing, that rubric was especially seen in this case. Desires to be alone, extremities injuries joints, then extremities pain, knee motion, generalities rest ameliorations. So particulars, along with the particulars, if you have seen mental symptoms in acute complaints, that mental symptom should not be overlooked. It has to be taken as a concomitant and that has to be included into the totality. So ask for nothing, this rubric was very important in this acute complaints or acute injury. So injury complaint में भी अगर कोई patient restless है, irritable है, वो symptom हमें totality में लेनी चाहिए। तो इसमें Brainia 200 it helped the case where the patient injury का complaints भी उसका कम हो गया और वो जो mental symptom था, so that was also included in this particular patient and that's why Brainia was prescribed in this case. Along with that, a case of pharyngitis, despair, weary of life, doubtful, and fever, throat pain. So just I want to say that along with the particular symptoms, if you have the mental illness, mental symptoms, so that has to be taken as a concomitant for the physical ailments. So mental symptoms can also help in prescribing the acute remedy in a acute disease condition. So यहाँ पे arsenic album मैंने दे दिया, वहां पे weariness, despair था, along with the fever, throat pain and cough. So acute exacerbations of chronic diseases, हमने एक केस मैंने दिखाया। दूसरा था एक केस ऑफ सोरियासिस chronic complaint था, लेकिन since this 53 years old मेल पेशेंट, उसको एकदम सीवियर इचिंग और सीवियर ब्लीडिंग हो गया। तो रिपोर्ट में जनरली ऑल रेमेडीज वर सीन, बट एवरीथिंग, सभी रेमेडीज मैंने देख के मैंने इस पेशेंट में दे दिया, लेकिन कुछ भी there was no any kind of improvement in this case. Then at last I gone through the borax remedy, and when I found that this borax is why it is present in this psoriasis, I never knew that borax was one of the good remedy for psoriasis. I went for the Matramedica. After going through this rubric, I went for the Matramedica. So with the knowledge of the repertory, we can also improvise our knowledge of Matramedica. So इस psoriasis में मैंने arsenic दे दिया, arsaid दिया, काली ब्रोम दिया, phosphorus दिया, लेकिन कुछ भी इतना अच्छा उसको result नहीं आया। लेकिन जब मैंने देखा बोरेक्स Matramedica में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा yes, we can think of this borax remedy which is similar to the acute exacerbation of this remedy.
एंड अनदर केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा ही था, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रॉनिक कंप्लेंट था, लेकिन उसको बीच में ही पेट की दर्द की वजह से मैंने उसको सोनोग्राफी करने के लिए बताया, तो सोनोग्राफी में कोलियोलिथासिस आया, तो I prescribed the remedy for coleolithasis barbaris vulgaris, where in that later on when the patient came कि मैडम आपने बर्बेरिस मतलब वो मेडिसिन दे दिया, वो सेम मेडिसिन मुझे फिर से दे दो। मैंने पूछा अगर आपकी पेन इन एब्डोमेन कंप्लेन हो आप फिर से क्यों पूछ रहे हो, तो वो बोली कि वो पेन इन एब्डोमेन कम भी हो गया और आर्थराइटिक पेन भी कम हो गया। तो I was very astonished that कि how this rheumatoid arthritis was been ameliorated with Berberis vulgaris. Then later on I went back once again with the reading of Matra Medica from I learned Matra Medica, that is Berberis vulgaris, and in from Boric's repertory where Berberis is very well indicated in the rheumatoid kind of patients. So it helped dramatically, and it not only relieved the complaints of coleolithasis but also relieved the complaints of rheumatic affections. So many a times these acute remedies, they also generally may be helpful for their chronic ailments. तो ये मेरा इस केस से अनुमान है कि acute अगर रेमेडी भी हमें chronic illness में काम आ सकती है। ये चैलेजॉन मैंने एक जर्नल में भी पब्लिश किया है, उसका पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर चैलेजॉन उसको बहुत टाइम से रिपीटेड आ रहा था, एंड दिस 35 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट, उसने सर्जरी भी की थी, वो सिस्ट रहता है चैलेजियन, मतलब सर्जरी रिमूवल ऑफ सर्जरी, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस सर्जरी द सेम चैलेजियन वाज रिपीटेडली कमिंग फ्रॉम इन द नेक्स्ट एरिया. सो दिस painless nodule was being treated with the remedy Staphysagra, and we have a software like radar in synthesis repertories, tumors, leads, nodules, and the Staphysagra is a first grade remedy, and it really helped the patient very lot of a case of chalazion. So any part of the body where the acute illness they come at the particular level, it can be treated, but the thing is that हमें accurate rubric, हमें उस interpretation of the symptoms to the rubric we can't treat very well, otherwise the patient may land to the complications and later on वो death की ओर भी जा सकता है. A case of influenza fever है, pain in abdomen था, cold and coryza था, headache था, लेकिन complaints में था क्या था, तो patient was restless and chilly. Eupatrum, we generally know Eupatrum is a very good remedy. तो इस केस इन्फ्लुएंजा के केसेस में यूपैट्रियम बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं. एपिडेमिक डिसीजेस में बहुत सारे एपिडेमिक्स रहते हैं, हमने कोविड में भी आर्सेनिक दे दिया, बहुत सारे गांव में जाके हमने मेडिसिन दे दिया था. कंजंक्टिविटिस वेरी ऑलवेज कम्स इन आवर एरिया, वहां पे भी हमने हर साल हम हमारे यहाँ पे आई सेक्शन है, ऑप्थेल्मोलॉजिक ओपीडी है, उसमें हमें जो भी कंप्लेंट कंजंक्टिविटिस जब भी आते हैं तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन एज ए प्रोफिलैक्टिक यूज करते हैं, और even in conjunctivitis very well we have prescribed. Or personally if I say that I have treated, I'm also treating I'm homeopathic veterinary medicines also I'm prescribing. And foot mouth disease जो है वो बुल में और बहुत सारे बफेलोज में हमारे एरिया में आए थे, तो मैंने क्या किया कि वो फुट एंड माउथ डिसीज में मैंने उसका डिसीज का सिम्टोमेटोलॉजी देख के मैंने मर्कसॉल दे दिया. सो बहुत सारे इट रियली केम टू हेल्प मर्कसॉल इन फुट एंड माउथ डिसीजेस ऑफ लार्ज एनिमल्स और in bulls also, and even in there was a barn of 100 bulls where there was a cement station in nearby area, and I prescribed this epidemic medicine Merxol as a genus epidemicus, and this foot and mouth disease in bulls and buffaloes, it helped me a lot. So homeopathic remedies epidemic diseases में बहुत अच्छी तरह से हमें result दे सकते हैं. तो acute epidemic disease they come under the acute disease, so that's why I just told. Then now take home message. तो acute disease में हम acute disease provide a homeopath with an opportunity to prove the efficacy of the homeopathic system, and it has own capability, and after repertorization
is very must. This is as well as the knowledge of the repertory for selecting of the rubric is very essential while prescribing the acute disease. Homeopathic physician should be knowledgeable, he should be unprejudiced, and taking the repertory, he should not have his own or her own favorite remedies. So repertory is a tool that can fix most of the difficult acute cases provided. So thank you very much. जनरली मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है हिंदी बोलने में, so I am sorry for that, because I'm well versed with English and Marathi language, and later on my third language is actually Hindi, but I'm trying my level best to share my experiences Hindi में. So thank you. Yeah, thank you, Dr. Aarti. It was a wonderful session. हमने repertory का बताया, acute diseases and acute exacerbation of chronic diseases में हम कैसे होम्योपैथी यूज कर सकते हैं. काफी डिटेल्ड आपने स्टडी किया है और केसेस भी ठीक किए हैं, तो काफी बढ़िया सेशन था. ऑब्वियसली रिपर्टरी और मेडिका गो हैंड इन हैंड, साथ में ही दोनों को लेके चलना होता है. कई बार हमें रिपर्टरी की रेफरेंस लेनी पड़ती है, कई बार बैक्टीरिया की, so we need to cross check every time. तो यहाँ पे और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने एलएम पोटेंसी में भी कुछ वर्क किया है एक्यूट डिसीजेस में? जी नहीं, एलएम पोटेंसी में नहीं वर्क किया, नहीं. सो जनरली एक्यूट 30 और 200 पोटेंसी मैं यूज करती हूँ, 30 और 200 एंड मदर टिंचर्स. ओके. हेलो. 30, 200 and mother tinctures. Hello. Audible है? Hello. Whether I'm audible? Yes, audible है मैम. एक मिनट. I'm audible? जनरली मैं 30 और 200 पोटेंसी यूज करती हूँ. हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है. हाँ. हेलो. 30, 200 and mother tinctures. LM पोटेंसी नहीं. हेलो. हाँ जी मैम. अब ऑडिबल. हाँ. यस जी, मैं कुछ बोलूं? हेलो. हाँ. हेलो. जी. हाँ जी डॉक्टर रवि जी, नमस्कार. बहुत अच्छा सेशन रहा. अच्छी चीज ये है कि आपने सभी अपने बातों को केस के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की. तो जब आप केस के साथ ये चीज प्रेजेंट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. नहीं तो थ्योरेटिकल तो हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ते ही रहते हैं. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो अक्सर स्टूडेंट जिस चीज के लिए हॉन्ट करते हैं, कि आज ही मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरे असिस्टेंट डॉक्टर थी, अब दूसरी जगह काम कर रही है, और उसने आज हमसे पूछा, सर लाइपोमा की रूब्रिक कहाँ मिलेगी? मैंने उसको बताया कि हाँ, जनरल ट्यूमर लाइपोमा करके सेंसिस में रूब्रिक है. लेकिन यूजली जो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है, वो सोचते हैं कि लाओ लाइपोमा की रूब्रिक मिल जाए और उससे हम लाइपोमा की दवा निकाल लें. तो हमको रिपर्टरी में हमेशा ये समझना पड़ेगा कि हमको टोटलिटी पे देना है, और पैथोलॉजिकल रूब्रिक को कभी भी एलिमिनेटिव की तरह नहीं लेना है. यूजली लोग सोचते हैं कि पैथोलॉजिकल को एलिमिनेटिव की तरह ले लें और उससे उससे हम रेमेडी फाइंड कर लें, और उसमें चूक हो जाते हैं. और यही चीज अक्सर लोग कर रहे हैं जो पैथोलॉजिकल, जैसे यूरेमिया. आजकल देख, जैसे किडनी के पेशेंट आते हैं, अब नई रूब्रिक आ गई, यूरेमिया भी आ गई, इसमें सीरम किडनी इंडेक्स भी आ गया. अब उस 5-7 दवाओं में अगर आप अपने पेशेंट की दवा खोजेंगे तो निश्चित तौर पे फेलियर मिलेगा. तो हमको रिपोर्टराइजेशन करते समय, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप पैथोलॉजिकल रूब्रिक हैं तो, लेकिन उसको एडिटिव की तरह आप इस्तेमाल करें अपने रिपोर्टराइजेशन में, एलिमिनेटिव की तरह नहीं इस्तेमाल करें. आपका क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर? आप बताएं डॉक्टर आरती जी. नहीं, जरूर है इलिमिनेटिंग. अगर हमें टाइम कम है तो उस टाइम हमें हेलो. जी, सुन रहा हूँ.
Yes, जब Asma. कीनोट प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज डेंजरस, इट इज ट्रू दैट कि कीनोट प्रिस्क्रिप्शन हमें कम करना चाहिए एक्यूट डिसीज में भी। तो सेक्टर अलॉन्ग विद, मैंने बताया कि सेक्टर टोटलिटी प्लस फिक्स्ड जनरल टोटलिटी, ये सब दोनों मिलके हमें जो मेडिसिन आती है उसको ही ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि बाबा हाँ, एक आपने बताया कि लाइपोमा है तो उसके सामने 2-4 रेमेडीज है, उसको दे दो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो रेमेडी है वो एक्यूट एज वेल एज वो जनरल टोटलिटी या फिक्स टोटलिटी है, उसको भी कवर करना चाहिए। आपने सही बोला। तो कीनोट जब कैंप्स रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उस टाइम कीनोट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ बाबा, कि अगर एक पेशेंट आया तो ऑटोमेटिकली कीनोट एज वेल एज वो इतना एक्सपीरियंस होता है उस होम्योपैथिक फिजिशियन में कि वो जनरल टोटलिटी भी ऑटोमेटिकली कवर करती है। तो हमें एग्जैक्टली। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आपने देखा एक्यूट डिसीजेस के, तभी आप बाद में कीनोट प्रिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। इट्स माय ओपिनियन। लेकिन शुरुआत में हमें यू हैव टू डील विद along with the keynote, you have to deal with your fixed general totality. कहीं हमने पढ़ रखा था कि जस्ट प्रिस्क्राइब, ये जो मैंने केसेस दे दिए वो सभी, एक केस अगर दे दिया, पूरा हिस्ट्री दे दिया तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो मेजर जो रुब्रिक्स थे उसकी वही मैंने दिखाए। इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली रुब्रिक्स है और रेमेडी दे दिया। जनरल टोटलिटी हैज टू बी आल्सो बीन एज ए मैच्ड रिपर्टरी विद। एक्सपर्ट मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अक्सर हाँ जी। स्टूडेंट की आदत होती है कि जब हम किसी रिपर्टरी में किसी रूब्रिक के अंदर अगर मेडिसिन का देख रहे हैं तो उसमें देखते हैं, अगर थर्ड ग्रेड की रेमेडी है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं हाँ देते। कहीं मैंने पढ़ के रखा है कि अगर वन फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है तो वो इसका मतलब रेयर पेशेंट, रेयर प्रूवर में आई है, लेकिन उसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई अगर वो रेयर, क्योंकि वो एक पेशेंट में पिक्यूलियरिटी हो गई। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी। कैसा है जो हमें रेपर्टरी में ग्रेडेशन है, फॉर एग्जांपल केंट रेपर्टरी देखिए, 3 ग्रेड है, जनरल, सिंपल, बोल्ड, इटैलिक एंड ऑर्डिनरी। जो ग्रेड रेमेडीज में रुब्रिक के सामने है वो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम, अगर पेशेंट में डिजायर फॉर स्वीट है लेकिन उसकी पेशेंट की इंटेंसिटी मैच उस ग्रेड से होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, डिजायर फॉर स्वीट है तो फर्स्ट ग्रेड ही देने की कोशिश करती है, लेकिन पेशेंट में अगर सेकेंड ग्रेड की इंटेंसिटी है तो आपको सेकेंड ग्रेड वाला ही रेमेडी चूज करना है। अगर फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की या नंबर 1 की इंटेंसिटी है तो उस नंबर 1 का ही चूज करना है। बट जनरली व्हाट आई फील कि बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस है वो इंटेंसिटी या ग्रेडेशन की वजह न जाते हुए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे हम हमारे दे सकते हैं कि just taking into the consideration of maximum number of the rubrics, how much the remedy has covered, कितने rubrics कवर किए हैं। लेकिन ग्रेडेशन इट्स फाइनर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, फाइनर सिलेक्शन। अगर आप इंटेंसिटी मैचिंग करना चाहते हैं तो पेशेंट की जो इंटेंसिटी है सिम्टम्स की, उस टाइप की इंटेंसिटी रेमेडीज की भी होनी चाहिए। हमारा वही माइंड जो बहुत ही डिजायर फॉर स्वीट है तो फर्स्ट ग्रेड रेमेडी ही आपको चूज करनी है। फॉर एग्जांपल क्रुएलिटी रुब्रिक है, अगर पेशेंट में क्रुएलिटी, तो पेशेंट अगर क्रुएलिटी का है तो हमें 3 अनाकार्डिम है, केंट में रेपर्टरी में हम वी सी अनाकार्डिम इज आल्सो द रेमेडी, प्लैटिना is also the remedy, but the gradation of the cruelty has to be matched with the patients. Like for example the mental rubric I am talking, but generally जो भी gradation पेशेंट फिजिकल सिम्टम्स में रहते हैं, सेम ग्रेडेशन पेशेंट के सिम्टम्स में भी होने चाहिए। वो जनरली ब्लाइंडली दे टेक दैट कि बाबा हाँ डिजायर फॉर स्वीट है, चलो ये जो है ये दिस इज अ कैटेगरी ऑफ बायसनेस। हमारा माइंड बायस होने की कोशिश करता है और इजी जो सिलेक्शन है उसको जल्दी जाते हैं, क्योंकि इट्स अ टास्क टू टेक अप द डिफरेंट सिम्टम्स और ग्रेडेशन को भी देखना। इट इज अ हार्ड वर्क, वो हर कोई नहीं करना चाहता, वो स्किप करना चाहते हैं। हमारा माइंड बायस हो जाता है, हम जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। तो दैट इज द केस। तो अभी हमारा टाइम ओवर हो गया है सेशन का। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आरती का आज के सेशन के लिए, डॉक्टर रवि का भी।
काफी अच्छा सेशन रहा। आगे भी इसी तरह से विद केसेस डॉक्टर आरती केस प्रेजेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये मेरा पहला था हिंदी सेशन, थोड़ा लैंग्वेज में मुझे भी थोड़ी सी अड़चन आ रही थी। आई एम वेरी सॉरी बातें फॉर दैट। कन्वे होनी चाहिए, हिंदी नहीं, इंग्लिश और मराठी का प्रयास हिंदी रखो। नहीं, Perfect. बट नाउ कल से मैं हिंदी बोलने की Very कोशिश much. करूंगी। नहीं अंडरस्टैंडेबल था, दैट इज द मेन थिंग। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो दैट इज फाइन। ओके ओके यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को।